Hi everyone, welcome back to another session on nuclear magnetic resonance, that is NMR. My name is Harshita and I welcome you. And before I go ahead, let me tell you that this is lesson number 3 of NMR. So if you have not done lesson number 1 and lesson number 2, दो lessons हो चुके हैं. अगर आपने उनको नहीं किया है, तो make sure that you do them and then come to this lesson, because then in a sequence you will be able to understand the concepts better. So in the first and second lessons, we learned about electromagnetic spectrum. We learned about the different types of nuclei. Some of the nuclei are spin active, some of the nuclei are spin inactive, and we said that 1H NMR is the technique which we are going to focus on in our coming lessons. यानी हम अपना जो फोकस है वो 1H NMR पर करेंगे. देखो, अगर मैं आपको बताती हूँ तो 1H NMR पे के बारे में ही हम मोस्टली आज के सेशन डिस्कशन करेंगे. बट इन जनरल में अगर मैं एनएमआर के बारे में बताती हूँ तो अब तक आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी कि एनएमआर जो है, एंड यू शुड नो दिस, दैट एनएमआर इज एक्चुअली द मोस्ट पावरफुल टूल. मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट टेक्निक है ना स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन की, और भी स्पेक्ट्रोस्कोपीज होती हैं, आईआर होती है, यूवी होती है, बट मोस्ट पावरफुल एंड मोस्ट यूज्ड टूल जो है वो एनएमआर है. सो एनएमआर जो न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस है ना, it's the most powerful technique used for structure determination. Okay, used for structure determination. Okay, and as we discussed in our previous class as well, हम लोगों ने अपनी लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था कि एनएमआर जो है वो एक वाइड वैरायटी ऑफ न्यूक्लियाई के लिए यूज की जा सकती है, जिनके नाम हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे. तो मैं बार बार आपको लास्ट क्लासेस का रेफरेंस देती रहूंगी, इसलिए मैंने आपको कहा कि लास्ट क्लासेस को देखना जरूर बिफोर कमिंग टू दिस. सो फॉर एग्जाम्पल 1H, 13C, राइट, 15N, right, and then you have 19F, then you have 31P, all these, right, जितने भी आपके न्यूक्लियाई हैं, तो NMR कैन बी यूज टू स्टडी. सो NMR कैन बी यूज टू स्टडी अ वाइड वैरायटी, एक वाइड वैरायटी ऑफ न्यूक्लियाई को स्टडी करने के लिए. ओके, देर इज अ ह्यूज वैरायटी of nuclei which you can study using NMR. ओके, तो ना कि सिर्फ हमें ये हेल्प करती है एटॉमिक न्यूक्लियाई को डिटेक्ट करने में, बट जैसे कि हम आगे जाके देखेंगे, सिर्फ एक एटॉमिक न्यूक्लियाई नहीं, उसका आसपास का इन्वायरमेंट भी हमें पता चल जाता है. ठीक है, कैसे पता चलता है, क्या पता चलता है, थोड़ा सा हमें पेशेंस बना के रखना पड़ेगा, बिकॉज नेक्स्ट के जो 3-4 लेक्चर्स होंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे इस टेक्निक को समझने के लिए. सो एक एक लेसन में इस सारी चीजें समझना पॉसिबल नहीं है. दैट्स वाई द टॉपिक हैज बीन डिवाइडेड इनटू मल्टीपल सबसेक्शंस. ओके, तो आज तो हमें इतना पता है कि 1H, तो अलग अलग न्यूक्लियाई हम लोग स्टडी कर सकते हैं यूजिंग एनएमआर. अब बिफोर आई गो अहेड, आई वांट टू शो यू समथिंग. तो अभी तक हम एनएमआर एनएमआर बोल ही जा रहे हैं, राइट, बट हम जब लैब में करते हैं, लैब में हम एनएमआर करते हैं, तो हमें आउटपुट क्या होती है इस टेक्निक की, ये अभी आपको थोड़ी कम समझ में आएगी, बट आपको दिखाने के लिए ग्लिम्स में आपको दिखा रही हूँ. दिस इज द आउटपुट ऑफ, जब मैं एक सैंपल को एनएमआर मशीन में रखती हूँ तो आउटपुट कुछ इस टाइप का ग्राफ होता है. ओके, वाई एक्सिस जो होती है वो रिप्रेजेंट करती है इंटेंसिटी, है ना, पीक की इंटेंसिटी होती है, राइट, और जो एक्स एक्सिस होती है वो होती है यहाँ पे केमिकल शिफ्ट. दैट इज केमिकल शिफ्ट. अब आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम केमिकल शिफ्ट क्या है. रुकिए, आगे जाके पता चलेगा, बट बेसिकली दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि जब आप एनएमआर करोगे, लैब में जाके एनएमआर करोगे, तो आपको कोई किसी भी सैंपल के लिए एक ग्राफ मिलेगा, और ग्राफ इस टाइप का दिख सकता है. ऑब्वियसली पीक्स की लोकेशन अलग अलग सैंपल्स में चेंज हो सकती है. कितनी पीक्स हैं, जैसे आप यहाँ देख सकते हो 4 पीक्स है, 5 पीक्स है. 5 पीक्स, ऐसा हो सकता है 5 पीक्स आपको ना भी मिले, 2 पीक्स मिले, 3 पीक्स, तो हर चीज हम आगे देखेंगे कि कितनी पीक्स मिलेंगी, वो किस लोकेशन पे मिलेंगे. वी विल स्टडी दिस, बट दिस इज टू गिव यू एन आइडिया कि बेसिकली होता क्या है. बेसिक क्या होता है कि आपके पास एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. आपके पास क्या होती है, एक मैग्नेटिक फील्ड होती है. उस मैग्नेटिक फील्ड में एक सैंपल आप रखते हो. ठीक है, एक सैंपल आप रखते हो. सैंपल जो है वो क्या करता है, और आप, और उसके साथ आप क्या रखते, उसके ऊपर आप क्या, व्हाट डू यू पुट ऑन दैट सैंपल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन सैंपल अब्सॉर्ब करता है इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एक सैंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. और अब मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं होनी चाहिए कौन सा पार्ट,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का रेडियो वेव, राइट। सो अब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, आप उसे रेडियो वेव भी कह सकते हो, या ये भी कह सकते हो कि अब्जॉर्ब्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इन रेडियो फ्रीक्वेंसी रीजन। ओके, it absorbs electromagnetic radiation in radio frequency region. Okay, and now, and depending upon the sample, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को अब्सॉर्ब करेगा, वो हम आगे देखेंगे। बट बेसिकली ये होता है, मैग्नेटिक फील्ड में आप अपना सैंपल रखते हो, वो अब्सॉर्ब करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इन रेडियो फ्रीक्वेंसी, यानी रेडियो वेव्स को वो बेसिकली अब्सॉर्ब करता है, राइट। ठीक है, और ये अब्सॉर्प्शन जो होती है, अब्सॉर्प्शन डिपेंड करती है कि कौन से न्यूक्लियस मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है, राइट। अब्जॉर्प्शन इज डिपेंडेंट ऑन कि अब्जॉर्प्शन किस फ्रीक्वेंसी पर हो रही है, या क्या वेवलेंथ अब्जॉर्ब हो रही है, वो किस पे डिपेंड करती है। अब्जॉर्प्शन जो है, इट डिपेंड्स अपॉन, राइट डाउन, इट डिपेंड्स अपॉन the nuclei present in the molecule, right? So what you eventually get, आपको finally मिलता क्या है, you get finally a graph of peak intensities versus chemical shift। chemical shift क्या है, ये chemical shift actually related है, related बोल रही हूं मैं इसको, related है frequency से, इट इज रिलेटेड टू द फ्रीक्वेंसी, बट आपको आगे जाके क्लियर होगा कि क्या रिलेशनशिप है फ्रीक्वेंसी केमिकल शिफ्ट इन सब में। बट ये ब्रॉड आइडिया है कि जब आप लैब में एनएमआर एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हो तो ब्रॉडली आप ये करते हो। क्लियर है। अभी हम वापस से अपने डॉट्स को दोबारा से कनेक्ट करना शुरू करते हैं, right? So let's start connecting our dots again back to the previous lesson. So in previous lessons we have talked that nuclei जो होते हैं they behave as bar magnets। तो हमने बात की थी कि जो प्रोटॉन्स होते हैं, राइट, तो 1H एटम्स के जो न्यूक्लियाई हैं वो दे आर सिंपली प्रोटॉन्स, राइट। तो हम एक स्पिनिंग प्रोटॉन को भी एक बार मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो हम वी नो दैट एक स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस या एक स्पिनिंग चार्ज्ड प्रोटॉन जो है, इट जनरेट्स अ मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस इज व्हाट इज रिप्रेजेंटेड हियर। सो स्पिनिंग चार्ज्ड न्यूक्लियस, spinning charged nucleus, it generates a magnetic field. Okay, it generates a magnetic field। एक स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस जो है वो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जेनरेट करता है, राइट। तो वही मैग्नेटिक फील्ड आपको यहाँ पे हमने शो की हुई है, दैट सेम मैग्नेटिक फील्ड इज शोन हियर, एंड वी हैव कंपेयर्ड अ स्पिनिंग चार्ज न्यूक्लियस टू अ बार मैग्नेट। ओके, इज इट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड इज, अब हमें जो नेक्स्ट बात जो हमें समझनी है वो ये है कि हमने बात करी थी कुछ ऐसे, सो वी डिस्कस्ड, ध्यान देंगे। सो अब हमारा सारा फोकस जो है वो किस पर रहेगा, 1H NMR पर रहेगा। ओके, 1H NMR पर रहेगा। ठीक है, राइट नाउ द न्यूक्लियाई विद विच वी आर कंसर्न्ड आर हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियाई, एंड हाइड्रोजन एटम न्यूक्लियाई आर नथिंग बट जस्ट प्रोटॉन्स। ओके, नाउ वी ऑल नो, अब ध्यान से देखेंगे। सो अगर मैं बात करती हूँ नॉर्मल, अब आपको पता है कि 1H NMR का आई होता है हाफ, तो आई हाफ भी हो सकता है, एंड आई कैन बी माइनस हाफ, राइट। आई जो होता है इट कैन बी हाफ एंड इट कैन बी माइनस हाफ। नाउ तो होगा क्या, बेसिकली स्पिन की डायरेक्शन पे होगा, राइट। इसका आई सपोज अगर हाफ है, राइट, तो इस पर्टिकुलर का मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर माइनस हाफ हो जाएगा, राइट, इस पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का। नाउ एक प्रोटॉन की ये जो दोनों स्पिन स्टेट्स हैं ये एक्चुअली डीजेनरेट होती हैं। ओके, ध्यान देंगे, एक प्रोटॉन की हमने पढ़ा था ना, दो ही स्टेट्स हो सकती हैं, आई इज इक्वल टू हाफ, आई इज इक्वल टू माइनस हाफ, दैट्स व्हाट वी स्टडीड इन द लास्ट सेशन। नाउ बोथ द स्टेट्स, ये जो दोनों स्टेट्स हैं ऑफ प्रोटॉन आर डीजेनरेट, राइट डाउन बोथ द स्पिन स्टेट्स, दो स्पिन स्टेट्स में आपका 1H न्यूक्लियस एग्जिस्ट कर सकता है। बोथ द स्पिन स्टेट्स ऑफ अ प्रोटॉन आर डीजेनरेट, दैट मीन्स they have same amount, they carry same amount of energy। okay, both the spin states of a proton are degenerate। degenerate का मतलब आप समझते हो, जिनकी एनर्जी सेम है, that is energy is same, एनर्जी ऑफ, हम ये भी कह सकते हैं
कि एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियस इन बोथ द स्पिन स्टेट्स इज सेम। इस I इज इक्वल टू हाफ स्पिन स्टेट में भी जो एनर्जी है, वही I इज इक्वल टू माइनस हाफ स्पिन स्टेट में एनर्जी में एनर्जी होती है। तो एक्चुअली जब स्पिन I इज इक्वल टू हाफ, यानी इस अगर ऐसे स्पिन कर रहे हैं न्यूक्लियस और उसको इस तरह से स्पिन करना होगा और मुझे उसकी स्पिन चेंज करनी है, तो एक्चुअली मुझे कुछ एनर्जी देनी ही नहीं पड़ रही। आप समझ रहे हो, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, तो खुद ही आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती है। राइट, आई होप इट इज क्लियर। राइट, तो दोनों ही स्पिन स्टेट्स में इक्वल, तो अगर मान लो मैं एक पर्टिकुलर टाइम पर देख रही हूँ, तो आई कैन से कि 50% ऑफ द न्यूक्लियाई, एक सैंपल जो है मेरे पास, उसमें सपोज 100, सपोज इतने कम नहीं होते हैं वैसे, 100 हाइड्रोजन न्यूक्लियस हैं। और तो आई कैन इजीली से, बिकॉज दोनों की एनर्जी सेम है और एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, तो 50% जो न्यूक्लियस हैं वो I इज इक्वल टू हाफ स्टेट में होंगे, 50% ऑफ द न्यूक्लियाई I इज इक्वल टू माइनस हाफ स्टेट में होंगे। और ये ऑटोमेटिकली खुद ही इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। दे गेट इंटर कन्वर्टेड ऑटोमेटिकली, खुद ही आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। तो अब जब ये खुद एक स्टेट से दूसरी स्टेट में न्यूक्लियाई जा सकते हैं, एक स्पिन स्टेट से वो दूसरी स्पिन स्टेट में खुद जा सकते हैं, तो एक्चुअली उनको कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं स्पिन ट्रांजिशन के लिए। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन क्या है? एक स्पिन स्टेट से दूसरी स्पिन स्टेट में जाना। राइट, व्हेन आई से न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन, न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन का मतलब यही है ना कि फ्रॉम वन स्टेट, स्पिन स्टेट, टू अदर स्पिन स्टेट। न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन का मतलब यही होता है दैट I इज इक्वल टू हाफ से I इज इक्वल टू माइनस हाफ, या फिर वाइस वर्सा, है ना, और वाइस वर्सा, या वाइस वर्सा, यही होगा। अब जब ये दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है, ये खुद ही आपस में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इस न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन के लिए एक्चुअली कोई एनर्जी चाहिए ही नहीं। राइट, सो if I may say so, that no energy, write it down, that no energy is required for change of spin, that no energy is required for change of spin, spin change करने के लिए कोई एनर्जी रिक्वायर्ड नहीं है, एंड हेंस नो इंटरैक्शन टेक्स प्लेस विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्योंकि अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ रही है, एक से दूसरी स्पिन स्टेट में खुद ही जा सकते हैं, तो ईएमआर से क्यों इंटरेक्ट करेंगे, है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन क्यों अब्सॉर्ब करेंगे जब ये वो प्रोसेस खुद ही कर सकते हैं। जब ये ट्रांजिशन, क्योंकि दोनों की एनर्जी सेम है, दोनों ही स्पिन स्टेट्स की एनर्जी सेम है, तो कभी सर्टेन न्यूक्लियाई, जो 50% न्यूक्लियाई इस स्टेट में होंगे, 50% इस स्टेट में होंगे, और ये इजीली खुद ही इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। तो एनर्जी एक्चुअली रिक्वायर्ड ही नहीं है फॉर चेंज ऑफ स्पिन, हेंस नो इंटरैक्शन टेक्स प्लेस। अगर मैं एक नॉर्मल सैंपल लेती हूं, सपोज आई टुक अ सैंपल जिसमें हाइड्रोजन के न्यूक्लियाई हैं, और मैंने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का कौन सा पार्ट, रेडियो वेव सपोज यूज कर भी ली, देयर इज नो इंटरैक्शन टेकिंग प्लेस। सो नो इंटरैक्शन takes place with electromagnetic radiation. No interaction takes place with electromagnetic radiation. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ तो कोई भी इंटरैक्शन हो ही नहीं रही है। राइट, तो आप कहोगे कि मैम आप तो बोल रहे थे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन अब्जॉर्ब होगी जब ये दोनों स्टेट्स ही, तो न्यूक्लियर स्पिन ट्रांजिशन तो बेसिकली रेडियो वेव्स करा ही नहीं पा रही, क्योंकि उसकी ट्रांजिशन कराने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो खुद ही दोनों स्टेट्स की एनर्जी सेम है, तो वो खुद ही आपस में इंटर कन्वर्ट होती रहती हैं, है ना। तो और मैं ये भी आपको ये समझ में आ गया होगा कि किसी भी गिवन टाइम पर इन बोथ द स्टेट्स इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर देयर, है ना, दोनों 50%, तो जितने भी अगर मान लो 100 प्रोटॉन्स हैं, तो 50 प्रोटॉन्स इस स्टेट में होंगे और 50% प्रोटॉन्स इस स्टेट में होंगे। राइट, सो राइट डाउन इन बोथ द स्टेट्स, है ना। अगर मैं एक नॉर्मल सिनेरियो में बात करूं, इन बोथ द स्टेट्स, इन बोथ द स्पिन स्टेट्स, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व, है ना, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर इन्वॉल्व इन बोथ द स्पिन स्टेट्स। दोनों ही स्पिन स्टेट्स में इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं।
इसका मतलब ये है कि अगर मैं नॉर्मली ऐसे ही प्रोटॉन्स को ले लूंगी और ईएमआर उसके ऊपर डाल दूंगी, तो कोई न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस नथिंग इज गोइंग टू हैपन, बिकॉज अब्जॉर्प्शन होगी ही नहीं, क्योंकि अब्जॉर्प्शन की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अगर मुझे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को इंटरैक्ट करवाना है किससे, इस इन न्यूक्लियाई से अगर मुझे इंटरैक्ट कराना है, तो खुद सोचो, इफ आई वॉन्ट दैट द न्यूक्लियर the electromagnetic radiation, or particularly the radio waves, they interact with the sample, or the sample absorbs them, there should be some need of absorbing. That means कि जो दोनों states हैं, इनके बीच में मुझे कुछ एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करना होगा। तभी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेंगी, तो सर्टेन जो न्यूक्लियाई होंगे वो अब्सॉर्ब करेंगे रेडिएशन को, और हायर एनर्जी लेवल पर जाएंगे। अगर इन दोनों की एनर्जी ऐसे सेम ही रही, तो कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ इंटरेक्शन हो ही नहीं पाएगी। आई होप ये सबको क्लियर हो रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, कि नॉर्मल अगर आपने ऐसे ही कोई भी अगर आपने ऐसे ही न्यूक्लियाई ले ली और उस पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डाल दिए, कुछ नहीं होने वाला। हमें सबसे पहले ये जो दो स्टेट्स हैं, इनके जो कि डीजेनरेट है नॉर्मली, मुझे उनके बीच में एक एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करना होगा, या मुझे इन स्पिन स्टेट्स को बेसिकली स्प्लिट करना होगा, जो कि अभी अभी तक क्या है, डीजेनरेट है। राइट गाइस, समझ में आ रहा है? आई होप इट इज क्लियर। तो दैट मीन्स, और वो मैं कैसे करूंगी, तो ध्यान देंगे, अगर मुझे इनमें एनर्जी डिफरेंस क्रिएट करना है, देन आई विल हैव टू यूज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। सो राइट डाउन, सो हेंस एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इज रिक्वायर्ड, जैसे कि अभी मैं आपको यहाँ पे दिखाने भी वाली हूँ। ठीक है, सो वी नीड, so what is the need? The need is that we use an external magnetic field to split these two spin states. ये दो spin states को मुझे split करना पड़ेगा, इनकी एनर्जी को एक दूसरे से डिफरेंट करना पड़ेगा। तभी जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन पड़ेगी, तो जो न्यूक्लियाई लोअर स्टेट में होंगे, जो कम एनर्जी वाली स्टेट में होंगे, वो हायर में जाएंगे, और इंटरेक्शन पॉसिबल होगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और इन न्यूक्लियाई के बीच। सो द नीड इज दैट वी यूज एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। So what we need to do, we need to use an external magnetic field to, हमें क्या करना हो, to split the spin states। spin states को split करने के लिए मुझे external magnetic field use करनी होगी। I will have to use external magnetic field in order to split the spin state। Okay, I hope it is clear। यहां तक क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को? परफेक्ट, गुड। नाउ सो अब मुझे क्या करना है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, और मैं कैसे यूज करती हूँ, देखो जरा ध्यान से। तो व्हाट इजेंशियली हैपेंस इज, क्या होता है, नाउ लेट्स सी दिस वन, इसको देखेंगे हम लोग। ओके, सो आई हैव अ फ्यू डायग्राम्स हेयर फॉर यू। आई थिंक ग्रेजुएट धीरे धीरे आपको करके वन बाय वन सारे डायग्राम्स आई विल अंडरस्टैंड। तो हम क्या करेंगे पहले ना, क्योंकि हम एक बार मैग्नेट के हेल्प से समझते हैं, फिर न्यूक्लियाई में करेंगे। तो अभी ये समझ में आया कि मुझे क्या करना है। अगर मुझे इंटरेक्शन करवानी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ, तो आई विल हैव टू यूज स्प्लिट द स्पिन स्टेट्स यूजिंग एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो पहले एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक बार मैग्नेट पे कैसे एक्ट करता है, पहले उसको देखते हैं। ठीक है, सपोज मेरे पास एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। हमेशा पूरे लेसन में या पूरे एनएमआर में हम एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को बी नॉट से रिप्रेजेंट करेंगे, बी नॉट। ओके, सो बी नॉट, मैंने क्या किया, ये फील्ड लगी हुई है और एक बार मैग्नेट रखा है। तो क्या होगा, देखो, अगर अगर जो मेरा मैग्नेट है वो अपने आप को इस तरह से अलाइन करता है, तो देखो नॉर्थ साउथ के पास है, साउथ नॉर्थ, तो ऑब्वियसली इसकी एनर्जी कम होगी, है ना। ये जो स्टेट है, इसकी एनर्जी क्या होगी, कम होगी, बिकॉज आप देखो, लाइक चार्जेस आर क्लोजर टू, सॉरी, नॉर्थ इज क्लोज टू साउथ, साउथ इज क्लोज टू नॉर्थ, तो डेफिनेटली दिस स्टेट इज, ये वाली जो स्टेट है बार मैग्नेट की, ये ज्यादा, इसकी एनर्जी कम होगी और ये ज्यादा स्टेबल होगी। वहीं यहाँ पर क्या है, साउथ साउथ को रिपेल करेगा और नॉर्थ नॉर्थ को रिपेल करेगा, तो ये हायर एनर्जी स्टेट होगी और ये लेस स्टेबल होगी फॉर श्योर। राइट, ठीक है।
तो अभी हम समझ रहे हैं बेसिकली कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड का एक बार मैग्नेट पे क्या इम्पैक्ट होता है राइट नाउ। और हम क्योंकि हम न्यूक्लियस को बार मैग्नेट की तरह कंसीडर कर सकते हैं, इसलिए फिर हम इस कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे किसके ऊपर, न्यूक्लियस पर। बट राइट नाउ लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो इफ आई एम यूजिंग एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैं एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड यूज कर रही हूं, तो कर बी नॉट कर क्या रही, तो ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कर क्या रही है, तो ये अब फोर एक स्मॉल बार मैग्नेट पे इट विल अप्लाई सम फोर्स एंड इट विल ट्विस्ट द बार मैग्नेट टू अलाइन इट विद द एक्सटर्नल फील्ड। राइट डाउन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अगर आप एक बार मैग्नेट को एक्सटर्नल फील्ड में रखते हो तो क्या इंपैक्ट होता है बार मैग्नेट पर। एंड एक्सटर्नल, देखो साथ साथ नोट्स बना लोगे ना तो ज्यादा अच्छा है। मतलब अभी मैं इसी तरह से पढ़ा रही हूँ आपको कि आप अपने नोट्स भी प्रॉपरली पूरे करते जाओ। वैसे तो आपको ये पीडीएफ भी मिल जाएगी ऑन द मेंटर्स ऐप, बट फिर भी अगर आपको लगता है, मेरा पर्सनल मानना है कि नोट्स हमेशा अपनी हैंडराइटिंग में अगर होते हैं तो ज्यादा याद रहते हैं, ज्यादा समझ पाते हो चीजों को। ओके, सो एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है, राइट डाउन, इट अप्लाइज अ फोर्स टू अ स्मॉल बार मैग्नेट। It applies a force to a small bar magnet, right? It applies a force to a small bar magnet, twisting the bar magnet, क्योंकि एक्सटर्नल फील्ड है तो ये फोर्स लगाएगी और इसको ट्विस्ट कर देगी बार मैग्नेट को, जो कि पहले हॉरिजॉन्टल रखा था वो वर्टिकल हो गया, राइट। बार में एग्जिस्ट ट्विस्टिंग द बार मैग्नेट, ठीक, मैंने कुछ यहाँ था, टू अ स्मॉल बार मैग्नेट लिखना, सो टू अ स्मॉल बार मैग्नेट, twisting the bar magnet to align, write down, twisting the bar magnet, twisting the bar magnet, twisting the bar magnet to align it with the external field, to align it with the external field, इसको external field के साथ अलाइन करने के लिए ट्विस्ट कर देगी। ओके, नाउ ऑब्वियस सी बात है कि अगर देखो नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन होती, या आप जरा ध्यान देंगे यहाँ पे, तो जो जब आपका बार मैग्नेट जो है फील्ड के साथ अलाइन हो रहा है, नॉर्थ टू साउथ ही इस तरह से है, राइट, समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, दिस इज हाउ इट इज, नॉर्थ टू साउथ। अगर मेरा, और आपको पता होगा कि एंड अगर आपके जो पोल्स हैं वो अलाइंड हैं, राइट, वो वाला जो स्टेट है वो लोअर एनर्जी की होगी। वहीं अगर अगेंस्ट द फील्ड हमने अलाइन किया, क्योंकि फील्ड चाह रही है कि साउथ नॉर्थ के पास रहे, साउथ नॉर्थ के पास रहे, लेकिन हमने यहाँ अगेंस्ट द फील्ड अलाइन कर दिया, साउथ को साउथ के पास कर दिया और नॉर्थ के नॉर्थ। दिस इज एन अनस्टेबल अरेंजमेंट, राइट, क्योंकि पोल्स जो होते हैं, साउथ वांट्स टू, साउथ अगर नॉर्थ के पास पोल है और नॉर्थ पोल अगर साउथ के पास है, ऑब्वियसली वो ज्यादा क्या है, दैट इज अ मोर स्टेबल अरेंजमेंट, राइट। ठीक है, तो राइट डाउन, अरेंजमेंट ऑफ द बार मैग्नेट अलाइंड विद द फील्ड, जब फील्ड के अकॉर्डिंगली अगर बार मैग्नेट अलाइंड है, यानी नॉर्थ साउथ के पास है और यहाँ पर, सो राइट डाउन द अरेंजमेंट ऑफ द बार मैग्नेट, तो दिस इज व्हेन इट इज अलाइंड विद द फील्ड, जैसा फील्ड चाह रही है वैसे ही अलाइंड है ये, राइट। सो द अरेंजमेंट ऑफ, so the arrangement of the bar magnet, the arrangement of the bar magnet aligned with the field, right, is lower in energy. The arrangement of the bar magnet aligned with the field is lower in energy, is lower in energy than the arrangement against the field, right. The arrangement of the bar magnet aligned with the field, जो field के साथ alignment में है, it is lower in energy than the arrangement, aligned against the field, aligned against the field. Okay, इज इट क्लियर। तो जो अरेंजमेंट है बार मैग्नेट का विच इज अलाइंड विद द फील्ड, ये लोअर इन एनर्जी है। अगर हम अगेंस्ट फील्ड जो चाह रही है उसके अगेंस्ट हमने अलाइन किया है, राइट, नॉर्थ टू साउथ ऐसे है, यहाँ पर ऐसे है, अगर हमने इस तरह से अलाइन किया है, देन क्या होगा, अगर दिस अरेंजमेंट इज हायर इन एनर्जी, एंड डेफिनेटली इट इज,
लेस स्टेबल। ओके, इज इट क्लियर? ये समझ में आ रहा है? परफेक्ट। ओके, तो इसी तरह से ही यहां पर हमने बात की लोअर एनर्जी स्टेट और मोर, ये दिस स्टेट इज लोअर इन एनर्जी एंड मोर स्टेबल, दिस इज हायर इन एनर्जी एंड लेस स्टेबल इन टर्म्स ऑफ अ बार मैग्नेट। ओके, ये बार मैग्नेट के टर्म्स से समझ में आया? इसको नोट डाउन कर लेंगे सभी। नोट इट डाउन गाइस। ओके, चलिए तो देखेंगे आगे। सो नाउ यू कैन सी इन दिस फिगर, तो ये फिगर आपको दिख रही होगी नाउ। अब हम बात करते हैं किसकी? न्यूक्लियर स्पिन की, राइट? तो न्यूक्लियर स्पिन के केस में भी कुछ ऐसा ही होगा। हम एक्सटर्नल फील्ड अप्लाई करेंगे। नाउ ध्यान देंगे, इस बार हम उन स्टेट्स को नाम देंगे। तो ऐसा होगा कि अगर मेरी, ध्यान देंगे, अगर जो स्पिन है, राइट, इफ द स्पिन इज अलाइनिंग, राइट, ठीक है, प्रोटोन अगर फील्ड के साथ अलाइंड है, राइट, सो इफ द प्रोटोन इज अलाइंड, इफ द प्रोटोन स्पिन इज अलाइंड विद द फील्ड, या कि, ठीक है, अगर प्रोटोन की क्या है, स्पिन जो है वो फील्ड के साथ अलाइंड है, इन दैट केस लोअर एनर्जी स्टेट मिलेगी। एंड इफ द फील्ड, देखो बी नॉट इस डायरेक्शन में है, और अगर फील्ड रिवर्स डायरेक्शन में अलाइंड होगी ऑफ द, और या फिर स्पिन जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में अलाइंड होगी, देन वी विल बी गेटिंग अ हायर एनर्जी स्टेट विच इज कॉल्ड बीटा स्टेट। तो अगर मैं इसको आपको लिखवाना चाहूँ, तो नाउ वी आर अप्लाइंग द सेम कंसेप्ट दैट वी अप्लाई टू अ बार मैग्नेट टू अ प्रोटोन। सो राइट डाउन द लोअर एनर्जी स्टेट, ठीक है। अभी हम इसको और भी पढ़ेंगे, सो डोंट वरी अगर आपको थोड़ा इंटिमिडेटिंग लग रहा हो। द लोअर एनर्जी स्टेट when the proton is aligned with the field, with the proton, right, proton जो है, with the proton, just give me a second, yeah, with the proton aligned, aligned with the field, right, ठीक है। तो ये अगर सपोज ये NS है, डेफिनेटली इसका मतलब क्या होगा, देखो कैसे समझोगे इसको। सपोज ये नॉर्थ टू साउथ है, तो डेफिनेटली ये कुछ ऐसा होगा, राइट, डेफिनेटली इट वुड बी लाइक दिस, राइट, जो मैग्नेटिक मूवमेंट होगा इस तरह से होगा, राइट। वहीं अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ दिस इज नॉर्थ साउथ, तो डेफिनेटली ये क्या होगा, दिस वुड बी नॉर्थ एंड दिस वुड बी साउथ, सॉरी, दिस वुड बी साउथ एंड दिस वुड बी नॉर्थ, राइट, दिस वुड बी साउथ एंड दिस वुड बी नॉर्थ, राइट। रिपल्शन होगी हायर इन एनर्जी, राइट। सो द लोअर एनर्जी स्टेट व्हेन द प्रोटोन इज एक्चुअली अलाइंड with the with the proton aligned with the field, अलाइंड विद द फील्ड का सिंपल मतलब है अट्रैक्शन है पोल्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेट एंड बिटवीन द पोल ऑफ द मैग्नेटिक, जो आपका, तो दिस दिस इज ऑल्सो बिहेविंग एज अ मैग्नेट, राइट। तो इसके जो पोल्स में अगर अलाइनमेंट है, अगर ये अट्रैक्ट करें एक दूसरे को, दैट मीन्स दैट द प्रोटोन इज अलाइंड विद द फील्ड, राइट। एंड इसी स्पिन स्टेट को हम कहते हैं, सो दिस स्पिन स्टेट इज कॉल्ड एज एन एल्फा स्पिन स्टेट। दिस इज कॉल्ड एल्फा स्पिन स्टेट। वहीं अगर मैं बात करती हूँ जो हायर एनर्जी स्टेट है, ठीक है, लेट्स टॉक अबाउट दी हायर एनर्जी स्टेट। तो जो हायर एनर्जी स्टेट है, इस विद द प्रोटोन हेयर इज नॉट अलाइंड, ठीक है। नॉट अलाइंड क्यों? अलाइंड और नॉट अलाइंड का मतलब समझ रहे हो? अगर नॉर्थ साउथ के पास है, साउथ नॉर्थ के पास है, मतलब अलाइंड है। अगर नॉर्थ नॉर्थ अलाइंड का मतलब सिंपली है कि अट्रैक्शन है पोल्स के बीच, और यहाँ पे क्या है, रिपल्शन है, राइट। सो द हायर एनर्जी स्टेट विद द प्रोटोन aligned against the field, ठीक है, the proton here is aligned against the field, so the higher energy state with the proton aligned against the field, aligned against the external magnetic field,
here the प्रोटोन इज अलाइंड अगेंस्ट, देख सकते हो ना, इट इज अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, ये कॉपरेट नहीं कर रहे हैं, यहाँ भी रिपल्शन है, यहाँ भी रिपल्शन है, विद द प्रोटोन अलाइंड अगेंस्ट द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इसे बोला जाता है बीटा स्पिन स्टेट। ठीक है, तो अल्फा स्पिन स्टेट ऑब्वियसली लोअर एनर्जी स्टेट है, और बीटा स्पिन स्टेट जो है वो क्या है, हायर एनर्जी स्टेट है। ओके, so this is alpha spin state which has lower energy when the proton is aligned। ठीक है, there is attraction between the poles। ठीक है, इसकी प्रोटोन की स्पिन स्टेट अलाइंड है विद एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, वहीं अगर एक्सटर्नली अप्लाइड फील्ड से ऑपोजिट है, ठीक है, इट इज नॉट अलाइनिंग विद द एक्सटर्नल अप्लाइड फील्ड, ऐसे में क्या होगा, देयर गोइंग टू बी रिपल्शन, सिंपल, हायर एनर्जी क्यों है, क्योंकि रिपल्शन हो रही है। ठीक है, सो दैट स्पिन स्टेट इज कॉल्ड बीटा स्पिन स्टेट, राइट। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है किसी को? आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। हम इसे विजुअली भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं देखेंगे। नाउ सी, सो अगर मैंने सारी, अब देखो, जब मैंने कोई एक्सटर्नल फील्ड नहीं लगाई हुई है तो अलग हर अलग अलग डायरेक्शंस में स्पिन होंगी, कोई विदाउट इन दी, तो नो फील्ड का क्या मतलब है, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फील्ड, राइट, इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड कोई डिफरेंस नहीं है किसी भी स्टेट में, ऑल दी एनर्जी, ऑल दी स्टेट्स आर, सो देयर इज नो एनर्जी, द स्पिन्स कैन ओरिएंट देमसेल्व्स इन एनी डायरेक्शन, स्पिन्स किसी भी डायरेक्शन में हो सकती हैं, और कोई एनर्जी डिफरेंस नहीं है, ऑल ऑफ दीज आर डीजेनरेट, राइट। जैसे ही मैंने क्या किया, एक्सटर्नल फील्ड लगाई, सो डेफिनेटली देर आर गोइंग टू बी सर्टेन अल्फा, क्योंकि ये स्पिन क्या है, जो कि अलाइंड है, अलाइंड का मतलब समझ रहे हो ना, सो इफ दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज साउथ एंड दिस इज north, so if it is aligned with the field then it will be lower in energy, और इन इस spin state में जो protons present होंगे, they are going to be there in, हम उन्हें क्या कहेंगे, that they are going to be in alpha spin state। वहीं बीटा स्पिन स्टेट जो एनर्जी स्टेट है, आप देखो उसकी हायर एनर्जी है, वाई, बिकॉज इट इज अगेंस्ट, तो फील्ड मेरी कुछ ऐसे है एंड इट इज अलाइंड अगेंस्ट द फील्ड, तो डेफिनेटली यहाँ पे रिपल्शंस होंगी, here it is going to be south and north, so this is going to be higher in energy, and so beta spin state is higher in energy, alpha spin state is lower in energy। I hope it is clear to everyone, समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो अल्फा स्टेट एंड बीटा स्टेट, नाउ ध्यान से देखेंगे कि अगर मेरे पास, तो ऑब्वियस सी बात है, देखो यार, तो यहाँ पे क्या होगा, ध्यान देंगे, तो ith स्टेट, अगर आई क्वांटम नंबर है उस एनर्जी स्टेट का, इफ आई इज द क्वांटम, अभी तक तो हमने क्वालिटेटिवली बात की, अब थोड़ी मैथमेटिक्स भी कर लेते हैं लिटिल बिट। तो अगर आई जो है वो क्या है, इफ आई इज द क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, पता है ना, आई इज द स्पिन क्वांटम नंबर ऑफ अ स्टेट, देन एनर्जी ऑफ दैट स्टेट कैसे दी जाती है, तो एनर्जी ऑफ दैट स्टेट इज गिवन बाय माइनस आई गामा एच कट बी नॉट। ओके, ध्यान देंगे, इसको नोट करेंगे, इंपॉर्टेंट है। अगर आई जो है स्पिन क्वांटम नंबर है एक स्टेट का, तो एनर्जी ऑफ आई स्टेट इज गिवन बाय माइनस आई गामा एच कट बी नॉट, ऐसे दी जाती है। क्लियर है, तो इसका मतलब एनर्जी ऑफ आई स्टेट हुई। तो अगर मुझे अब क्या करना है, नाउ इफ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द एनर्जी ऑफ द अल्फा स्टेट, जहां पे जो प्रोटोन है वो अलाइंड है फील्ड के साथ, जो लोअर इन एनर्जी है, सो लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एनर्जी ऑफ अल्फा स्टेट। ठीक है, अगर मैं एनर्जी निकालती हूँ आई स्टेट की, इट वुड बी माइनस आई गामा एच कट बी नॉट, क्या होगी, माइनस आई गामा एच कट बी नॉट, ये होगी। नाउ व्हाट इज द आई वैल्यू, अब ध्यान देंगे, इसके लिए आई वैल्यू क्या होगी, हाउ विल आई फाइंड इट आउट, तो देखो, ये अब आप इसे कैसे निकालोगे, हाउ विल यू फाइंड इट आउट, ये मोर स्टेबल स्टेट है, राइट, दिस स्टेट इज द मोर स्टेबल स्टेट, तो एनर्जी ऑफ दिस वन वुड, तो ये आई डेफिनेटली क्या होगा, कम एनर्जी है ना यहाँ पे, तो ये आई क्या होगा, हाफ होगा गामा एच कट बी नॉट, तो एनर्जी ऑफ अल्फा स्टेट इज माइनस हाफ गामा एच कट बी नॉट, so this is I is equal to half, right?
दिस इज आई इक्वल्स टू हाफ, राइट, आई इक्वल टू हाफ जो है, तो यहाँ इस स्पिन स्टेट में जितने भी न्यूक्लियाई होंगे उनकी एनर्जी क्या होंगी, माइनस हाफ एच गामा एच कट बी नॉट। व्हाट अबाउट बीटा स्टेट? तो अगर मैं एनर्जी इस स्टेट की निकालती हूँ, या ये मैं ये कहूँ कि एनर्जी ऑफ द न्यूक्लियाई विच आर प्रेजेंट इन बीटा स्टेट, वो क्या होगी, इट वुड बी माइनस आई गामा एच कट बी नॉट। अगेन नाउ व्हाट इज द आई वैल्यू फॉर दीज, माइनस हाफ, I इक्वल टू माइनस हाफ, दिस इज I इक्वल टू हाफ, राइट। ठीक है, दो ही स्टेट्स हो सकती हैं। अगर मैं I इज इक्वल टू माइनस हाफ के कॉरेस्पॉन्डिंग एनर्जी निकालती हूं, तो इट वुड बी माइनस इंटू माइनस हाफ, इट वुड बी व्हाट, इट वुड बी हाफ गामा एच कट बी नॉट, राइट, दिस वुड बी द डिफरेंस। समझ में आ रहा है? तो और ऑब्वियसली, और ये आपको साइन से भी, नेगेटिव साइन हमेशा क्या इंडिकेट करते हैं एनर्जी की टर्म्स में, स्टेबिलिटी। सो दिस वन इज मोर स्टेबल, राइट, while this one is less stable, right? इतना समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आई होप इट इज क्लियर। इतना क्लियर हो रहा है? नाउ अब आती है, अब बहुत इंटरेस्टिंग सी, अब हमने क्या कर दिया, पहले ये जो सारे न्यूक्लियस जिनकी सब ये सारे न्यूक्लियर एक ही एनर्जी स्टेट्स में थे, तो इन पर अगर मैं ईएमआर इसे इरेडिएट भी करती तो कोई डिफरेंस ना आता, बिकॉज सबकी एनर्जी सेम थी एनीवेज। नाउ देर आर सर्टेन न्यूक्लियाई, अब क्या होगा, अब डेफिनेटली ऑब्वियसली ज्यादा न्यूक्लियाई इस स्टेट में होंगे क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल है, यहाँ भी कुछ न्यूक्लियाई होंगे जो थोड़े लेस इन नंबर होंगे, बट होंगे, राइट। नाउ अब क्या होगा, सो आई कैन इजीली से, बिकॉज ये ज्यादा स्टेबल है, तो मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियाई अगर मैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड लगा दूंगी तो वो ज्यादा स्टेबल स्टेट में रहेंगे, दे आर गोइंग टू बी इन द मोर पॉपुलेटेड स्टेट, दिस मोर स्टेबल स्टेट, एंड हेंस दिस अल्फा स्टेट इज गोइंग टू बी मोर पॉपुलेटेड। अगर मैं बीटा स्टेट की बात करती हूँ तो दिस इज गोइंग टू बी लेस पॉपुलेटेड, राइट, राइट। तो अल्फा स्टेट जो होगी ना वो क्या होगी, ज्यादा पॉपुलेटेड होगी, और बीटा स्टेट जो होगी वो क्या होगी, इट इज गोइंग टू बी लेस पॉपुलेटेड। नाउ अब ध्यान देंगे, अब हमें एक्चुअली समझ में आएगा कि जो एनएमआर हम इतनी देर से बोले जा रहे हैं इसका मतलब क्या है। नाउ व्हेन आई यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, पहले इसको समझ लो फिर लिख भी लेंगे, जब मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यूज करूंगी, so definitely now, because there is a difference between the energies of alpha state and beta state, the nuclei, they will absorb, they will, what will they will do, they will absorb the radiation, radio waves, and go to the beta state. Earlier if I was giving any energy, nothing was happening because there was no other state existing. Now there exists a beta energy state. So when I now use the same, अब मैं क्या, अब क्योंकि अब बीटा स्टेट भी एग्जिस्ट करती है, तो नाउ जो भी न्यूक्लियाई होंगे अब वो क्या, हायर एनर्जी स्टेट में चले जाएंगे, उनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, हम ये कहेंगे कि उनकी स्पिन की ट्रांजिशन हो गई है, आई इज इक्वल टू हाफ से वो माइनस हाफ में चले जाएंगे। आई होप आपको ये समझ में आ रहा है। ये स्प्लिटिंग हुई किसकी वजह से है, एक्सटर्नल फील्ड की प्रेजेंस में ये स्प्लिटिंग हुई है, नॉर्मली ये स्प्लिट नहीं थे। हमने जब एक्सटर्नल फील्ड लगाई तो कुछ ऐसे प्रोटॉन्स थे जो कि क्या हुए, अलाइंड हो गए विद द फील्ड, वो अल्फा स्टेट में आ गए, कुछ ऐसे प्रोटॉन्स थे जो अगेंस्ट गए, वो बीटा स्टेट में आ गए, तो दो एनर्जी स्टेट्स पॉसिबल हो गई। नाउ व्हेन आई यूज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, द न्यूक्लियाई इन अल्फा स्टेट दे कैन अब्सॉर्ब द रेडिएशन एंड कैन गो टू द बीटा एनर्जी स्टेट। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब आपको थोड़ा सा, अब इसको थोड़ा नोट डाउन कर लेते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, तो अब देखो ध्यान देंगे, अगर जितनी जितना इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस है, राइट, ये तो एनर्जी गैप, अच्छा पहले निकाल ही लेते हैं। तो अल्फा स्टेट की एनर्जी हमने निकाली थी, बीटा स्टेट की हम लोगों ने फाइंड आउट की थी। लेट अस ट्राई टू फाइंड आउट द एनर्जी गैप बिटवीन द टू स्टेट्स। जो दो स्टेट्स हैं जो कि अब अलग अलग हो चुकी हैं बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फील्ड, नाउ आई एम ट्राइंग टू फाइंड आउट द एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द टू स्टेट्स। Now I am trying to find out the energy difference between the two states. इन दो स्टेट्स के बीच में अगर मैं एनर्जी डिफरेंस निकालती हूँ क्या होगा वो, व्हाट वुड इट बी, इट वुड बी, ठीक है, हायर माइनस लोअर कर ली तो ज्यादा एनर्जी कौन सी है, हाफ गामा एच कट बी नॉट माइनस ऑफ माइनस हाफ गामा एच कट बी नॉट। तो इफ आई सब्ट्रैक्ट, तो अब ये क्या आएगा,
It would be half gamma h cut b naught plus half gamma h cut b naught, which will be equal to gamma h cut b naught. So this will be the energy gap between the two states, gamma h cut b naught. Okay, दिस वुड बी दी एनर्जी गैप बिटवीन द दोनों एनर्जी स्टेट, जो दोनों स्टेट्स होंगी उनके बीच में जो एनर्जी गैप होगा वो होगा गामा एच कट बी नॉट. इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? नाउ अगर जो मेरी ध्यान देंगे, सो दिस इज द एनर्जी गैप. इफ द एनर्जी ऑफ द रेडिएशन, ओके, तो ये अब ये डेल्टा ई बोल दूं मैं इसको. डेल्टा ई इज द, डेल्टा ई क्या है ध्यान देंगे, डेल्टा ई इज द एनर्जी गैप या एनर्जी डिफरेंस बिटवीन द अल्फा स्पिन स्टेट एंड बीटा स्पिन स्टेट. बीटा स्पिन स्टेट और अल्फा स्पिन स्टेट का ही एनर्जी गैप है. तो नाउ इफ आई यूज अ रेडिएशन, अब ऑब्वियस एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैसे दी जाती है? सो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वी ऑल नो कैसे दी जाती है, एच न्यू से. सो अगर मैं डेल्टा ई के इक्वल, डेल्टा ई के इक्वल एनर्जी प्रोवाइड कर दूंगी, तो ऑब्वियसली जो मेरे न्यूक्लियाई होंगे वो क्या करेंगे, अब्सॉर्ब कर लेंगे एनर्जी को एंड दे विल गो टू द हायर एनर्जी स्टेट. सो डेल्टा ई इक्वल्स एच न्यू अगर हो जाएगा, तब हम क्या कहेंगे, दैट द न्यूक्लियर, सब समझना, दैट द न्यूक्लियाई, उस केस में क्या होगा, ये जो न्यूक्लियाई होंगे इन अल्फा स्पिन स्टेट, the nuclei in alpha spin state will absorb energy. क्या करेंगे, जो अल्फा स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई होंगे वो क्या करेंगे, वो एनर्जी को अब्सॉर्ब कर लेंगे एंड विल गो टू बीटा स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट, बीटा स्पिन स्टेट में चले जाएंगे. सो व्हाट हैज हैपेंड बेसिकली, दैट द न्यूक्लियाई, हम ऐसे में हम क्या कहते हैं, इसी चीज को हम क्या कहते हैं, दैट द न्यूक्लियाई आर इन रेजोनेंस विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. जो न्यूक्लियाई है नाउ, बिकॉज न्यूक्लियाई के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है, स्पिन स्टेट्स के बीच में एनर्जी डिफरेंस है वो डेल्टा ई है. नाउ इफ आई यूज अ रेडिएशन जिसकी एनर्जी एग्जैक्टली सेम है, तो ऐसे में अब्जॉर्प्शन होगी और उसी को हम कहेंगे कि जो न्यूक्लियाई है वो रेजोनेंस में है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ. इज इट क्लियर? ठीक है. एंड दिस इज व्हाट इज द बेसिक फाउंडेशन ऑफ एनएमआर. सो व्हेन वी से एनएमआर, इट्स न्यूक्लियर मैग्नेटिक रेजोनेंस. अब समझ में आया? इसके तीनों कंपोनेंट्स को समझो, राइट? न्यूक्लियर, तो ये अब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कब हो रही है, it is taking place, magnetic क्यों, because it is taking place in the presence of a magnetic field, nuclei are involved and रेजोनेंस, यहाँ वो, ये रेजोनेंस वो वाली रेजोनेंस नहीं है जो हम जनरली वो इलेक्ट्रॉन्स की मूवमेंट दिखाते हैं. इट्स नॉट दैट रेजोनेंस, ये फिजिक्स वाली रेजोनेंस है. दैट when delta E, that is the energy gap between the two states, is equal to h nu, the nuclei in alpha spin state will absorb energy, या एनर्जी का मतलब है बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से मिलने वाली एनर्जी को अब्सॉर्ब करेंगे. दे विल गो टू द बीटा स्पिन स्टेट एंड ऐसे केस में हम क्या कहेंगे, दैट द न्यूक्लियाई और द प्रोटॉन्स, अगर हम 1h ले रहे हैं, तो न्यूक्लियाई आर इन रेजोनेंस विद द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन. एंड दिस इज व्हाट वी, essentially this is what the basic principle of NMR is, कि NMR का जो सबसे फाउंडेशनल प्रिंसिपल है वो यही होता है. दिस इज हाउ NMR वर्क्स. यू टेक अ सैंपल, you apply an external magnetic field and the, so that the spin states are split, and then when you irradiate the sample with electromagnetic radiation, the it will absorb, अगर आपने वैसी फ्रीक्वेंसी दी है तो इट विल अब्सॉर्ब जो एग्जैक्ट होगा. ओके, डेल्टा ई एनर्जी की, जो डेल्टा ई अगर आपका एनर्जी डिफरेंस है और अगर आपने इसके कॉरेस्पॉन्डिंग, डेल्टा ई के कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की यूज कर ली, इन दैट केस अब्सॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन बाय द प्रोटॉन्स और द न्यूक्लियाई will take place, and हम यहाँ प्रोटॉन्स यूज करेंगे क्योंकि अब हम प्रोटॉन्स के बारे में बात करें. will take place and the nuclei, and जो अल्फा स्पिन स्टेट में जो न्यूक्लियाई थे, they will now go to the beta spin state because alpha spin state was more populated. Why it was more populated?
because it was more stable. तो interaction with electromagnetic radiation takes place in the presence of magnetic field. I hope it is clear. ये clear है, किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर? आई होप इट्स क्लियर टू एवरीवन गाइस, ठीक है। विल बी स्टडिंग मोर, तो यहां तक आई होप आपको सबको समझ में आ गया होगा। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ एनएमआर। एनएमआर 1H एनएमआर इसी तरह से होती है। इस तरह से अब तक हम बार बार बोल रहे थे ना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विल इंटरैक्ट विद द न्यूक्लियाई। दिस इज हाउ इट विल इंटरैक्ट विद द न्यूक्लियाई। ओके, सो आई होप गाइज यहाँ तक अपने को एकदम अच्छे से क्लियर होगा। वी विल बी स्टडिंग मोर अबाउट दिस इन द next lessons. In the upcoming lessons we will be studying more about this. And if you want to, अगर आप चाहते हो कि complete आपको if you want that, if complete courses, then definitely check out the Utkarsh 1.0 course and Achievers 1.0 course for CSIR NET and GATE। जो details हैं ऐप को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। And do download the app because we keep notifying you about the different exams which come up in the field of chemistry, and there is a lot of free content for you to have in the app, so make sure that you download the app। and I'll see you in the next lesson। अगले लेसन में पढ़ेंगे, नोट्स अच्छे से बना लो। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एंड स्टेप बाय स्टेप समझोगे तो ये बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगेगा। ओके, आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।